सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? ज़बरदस्त हाल, बिल्कुल ठीक। और बहुत हैपनिंग वीक शुरू होने वाला है। कल मेरे ख्याल में एक बड़ा दिन है, वो अगर आप इंट्रोड्यूस करा दें कि कल शायद क्या होने जा रहा है। सर कल जो 190 मिलियन पाउंड केस है और उसका फ़ैसला जो है वो आने लगा है। ये फ़ैसला ताख़ीर का निशाना रहा है काफ़ी देर से। अब कल फाइनली इसका कोई नतीजा जो हमें सामने आएगा हमारे। ये बेसिकली बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो केस है उसके अंदर जो तमाम तर चीज़ें जो हैं श्राउडेड बाय थोड़ी सीक्रेसी, कंट्रोवर्सी, ये पैसे वहाँ से यहाँ आने थे, ये आए किधर गए, कुछ ज़मीन का भी इसके अंदर मामला है, एक प्रॉपर्टी टाइकून है उनका भी मामला है इसके अंदर। और ये जो है अपने अंजाम तक कल खैर से अगर पहुँचेगा तो इसके अंदर से क्या चीज़ें निकलती हैं। तो हमने आज बुलाया अपने शो पे बैरिस्टर कील मलिक साहब को, एडवाइज़र टू पीएम ऑन लीगल अफेयर्स, तो उनको शामिल करते कॉन्वर्सेशन में, उनसे फिर सवाल करते हैं कल क्या होने जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल। अच्छा बैरिस्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जैसे मैंने अपने इंट्रो में बोला कि ये डिले होता रहा, ये बेसिकली ये फ़ैसला, तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसके अंदर ये क्या वजूहात थी कि इसके अंदर जो फ़ैसला है वो डिले होता रहा, और इसकी एक्चुअली जो कल वर्डिक्ट आएगा, जो कल चीज़ें आएंगी, उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट आपको लगता होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम साहब। सबसे पहली बात है कि ये एक रूटीन मैटर है और किसी फैसले को अनाउंस करने में ताख़ीर होना ये बिल्कुल एक रूटीन काम है, क्योंकि जब जज साहिबान केस सुनते हैं और फिर उस पर जितना भी एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है, जो शहादतें होती हैं, जो जिरा है, जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, 342 की स्टेटमेंट थोड़ा सा खैर टेक्निकल है लीगल लैंग्वेज में, लेकिन जनरल ओवरऑल जो तमाम तर केस की शवाहिद हैं, जो डिस्कशंस हुई होती हैं थ्रू आउट जब केस कंडक्ट किया जाता है, तो उसके बाद फिर जज साहब ने फैसला लिखना होता है और फैसला अपने रीडर के थ्रू या जो स्टेनो होता है उसके थ्रू वो लिखवाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल कुछ छुट्टियाँ थी और आई एम श्योर क्योंकि वर्कलोड भी ज़्यादा होता है और इसमें कोई इतनी ये ऐसी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। यहाँ पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले जो हैं रिजर्व फॉर जजमेंट्स होते हैं, और हाई कोर्ट में तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर नीचे की अदालतों में भी, ट्रायल कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट्स में भी कई दफ़ा फॉर अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट या अनाउंसमेंट ऑफ ऑर्डर के लिए रख लिया जाता है केस, लेकिन वो फिर डी लिस्ट भी हो जाता है और क्योंकि जज साहिबान ने फैसला लिखा नहीं होता। तो इसको इस एंगल से या इस नज़र से देखना ज़रूरी है कि एक रूटीनली जो है या रूटीन मैटर है और उसमें कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, जिस तरह शायद एक मखसूस सियासी जमात जो है उसको प्रेजेंट कर रही है। मैं इसकी एक मिसाल आपको दे दूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे लॉ मिनिस्टर साहब ने एक केस कंडक्ट किया और आज उसको 2 साल हो गए और अभी तक उसका फैसला सुनाया ही नहीं गया। गो के सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं, उसमें 6 मंथ का टाइम बाउंड किया है कि जब आप फैसला रिजर्व कर लें तो विद इन आप 6 महीने के अंदर अंदर या विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ आप उसको अनाउंस करेंगे। तो ये एक रूटीन मैटर है, रूटीन मामला है। जो वकला साहिबान हैं, जो कानून के तालिब इल्म है या प्रैक्टिस करते हैं, वकालत करते हैं, तो वो उनको बखूबी मालूम है और उनको बखूबी पता है कि ये एक रूटीन मामला है। आपका बिल्कुल कहने का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से एक अवामी तासुर एक कायम हो गया है कुछ हलकों में कि जी बार बार इसको डिले किया गया है, तो शायद ये मशरूत था उन मुज़ाकरात से जो कि साइड पे चल रहे हैं। आप ज़ाहिर है कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो कल मुतवक्के क्या है कि कल डिटेल्ड ऑर्डर आ जाएगा या अभी शॉर्ट ऑर्डर आएगा और अगेन वो एक थोड़ा सा फिर तासुर रहेगा कि जी वो डिटेल्ड ऑर्डर लेट है, शायद उसमें फिर कोई राह रखी जा रही है कि मुज़ाकरात किस करवट बैठते हैं, तो फिर उसके बाद मतलब अगेन जो श्राउडेड, जिस तरह से निज़ामी साहब ने कहा कि लोग जो है ना इस पे शक करना शुरू हो गए हैं, कल शकूक ख़त्म हो जाएंगे सारे या अभी ये लिंगर ऑन करेगा मामला? मैं समझता हूँ कि कानून का तालिब इल्म होने के नाते ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताऊँ कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में जो है अब क्योंकि 2 हेयरिंग्स थी, जज साहब ने फैसला लिखना था, जज साहब ने फैसला आई एम श्योर अब तक कंप्लीट कर लिया होगा, लिख लिया होगा, क्योंकि 2 हेयरिंग्स थी जिन पे अनाउंस नहीं हो सका और उनको मजीद वक्त चाहिए था अपने फैसले को लिखने में। तो आई एम एक्सपेक्टिंग
कि कल जो है वो डिटेल्ड ऑर्डर ही अनाउंस किया जाएगा, कोई शॉर्ट ऑर्डर अनाउंस नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट ऑर्डर तो राइट देयर एंड देन वो ज़्यादा प्रैक्टिस जो है प्रेवलेंट है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कल क्वाइट होपफुल और एक्सपेक्टेडली जो है वो डिटेल्ड फैसला ही कल सामने आ जाएगा। जज साहब के पास भी काफ़ी अब उन्होंने इसको देखा होगा, किया होगा, लिखवाया होगा, फिर ऑब्वियसली क्योंकि रूटीन में जब वसीयत वकील हम देखते हैं तो कई जज साहिबान जो हैं वो अपने फैसला जब लिखवाते हैं तो फिर उसमें उसको एडिट या अमेंड करते हैं फाइनली उसको प्रोनाउंसमेंट से पहले। तो ये एक रूटीन मामला है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल डिटेल ऑर्डर ही सुनाया जाएगा। और इसका मज़ाकरात से, लेट मी बी वेरी क्लियर, मज़ाकरात से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना मज़ाकरात के साथ इसका कोई नेक्सस है, ना उसका कोई लिंक है। ये पीटीआई की तरफ से शायद एक ऐसा मंजर कशी की जा रही थी, शायद मज़ाकरात से जो है इसका कोई लिंक है या मज़ाकरात की वजह से वो मामला है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं, उन्होंने फैसले सुनाने होते हैं जज साहिबान ने, उसमें मज़ाकरात से इसका कोई कंसर्न नहीं। साहब एक और चीज़ के इसके अंदर बेसिकली इस केस के अंदर अगर हम गिने तो 4 स्टेक होल्डर्स हैं, एक बानी पीटीआई, एक बुशरा बीबी, एक प्रॉपर्टी जो टाइकून है वो है, और इसके अंदर शहजाद अकबर साहब का एक बहुत अहम रोल था जो कि उस वक्त एसेट रिकवरी यूनिट के इंचार्ज थे, तो वो तो बैरून मुल्क हैं। तो क्या हुकूमत का इसके बाद, इस कल के बाद कोई इस किस्म की चीज़ होगी कि वो शहजाद अकबर साहब को यहाँ वापस लाने के ऊपर कोई इक़दामात लेंगे? क्या उनको लाया जा सकता है? क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि अगेन उनकी जो सारी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ के अंदर, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा क्रूशल थी। और क्या इसके ऊपर हुकूमत अभी सोच रही है? नहीं, देखिए बड़ी आपने अच्छी बात की है और अच्छा सवाल है, क्योंकि कौम को भी पता होना चाहिए कि इसमें जो लोग मुलविस रहे हैं इन बेनिफिट डिराइव करने में, या जिन लोगों ने असिस्ट किया, जो उसका पार्ट एंड पार्सल थे इस पूरे एक मेगा स्कैंडल के, क्योंकि ये आम ज़बान में या आम फहम में शायद आपके नाजरीन के लिए भी या आम पब्लिक के लिए वो शायद समझते हैं कि ये कोई बहुत ही अच्छा काम था या एक यूनिवर्सिटी बना दी गई, लेकिन उसको जब आप थोड़ा सा क्लोजली देखते हैं तो जो बेनिफिट फाइनेंशियल डिराइव किया गया इस पूरी चीज़ से, या जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी थी, या जिस तरह अपने इख्तियारात का बेतरीक इस्तेमाल करके एक स्पेसिफिक पर्सन को रियासत की एट द कॉस्ट ऑफ जो है वो स्टेट या नेशनल एक्सचेकर जो है, क्योंकि वो पैसे तो रियासत पाकिस्तान के थे, वो किसी की जाती पैसे तो नहीं थे, या किसी का जाती फाइन तो उससे पे नहीं होना चाहिए था, और वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में पैसे आने चाहिए थे। तो ये तमाम तर जिस तरह जो कैरेक्टर्स या जो मुल्ज़मान थे इस पूरे केस में, कई तो उससे जो है वो एब्सकॉन्डर्स हैं, वो मफरूर हैं। अब जब आप मफरूर होते हैं, आप बरतानिया में हैं, आप अमेरिका में या दुनिया के किसी कोने में भी हैं, तो जाहिर बात है कि इस तमाम तर चीज़ को जो है जब एक दफ़ा जजमेंट प्रोनाउंस होगी तो हुकूमत इंटरपोल के थ्रू, हुकूमत दीगर जो हमारे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है या दीगर जिन ममालिक में ये लोग मौजूद हैं जो मफरूर हैं, जिनके खिलाफ अगर कल अदालत फैसला देती, क्योंकि ऑलरेडी उनको मफरूर को अदालत ने डिक्लेयर किया है, तो उनको हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल जब एक दफा फैसला आ जाएगा, जो भी फैसला आता है उसकी रोशनी में आगे इकदाम उठाएगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक तो ये कि ये जो पैसे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पिछले 2.5 साल से ज़्यादा अरसे से पड़े हुए हैं, ये अगर हुकूमत के पैसे हैं तो हुकूमत को लेने से कौन रोक रहा है? दूसरी बात ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के, ये क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट है, सुप्रीम कोर्ट के जिस अकाउंट में ये मौजूद हैं, क्या आप जानते हैं कि वहाँ से हमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? और तीसरी और आखिरी चीज़ कि बानी बहरिया टाउन से जो प्रॉपर्टी बानी पीटीआई या फिर हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफ़र हुई फॉर दैट यूनिवर्सिटी, उस प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है? क्या अब वो हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है या वो अभी भी बानी बहरिया टाउन की मलकियत है? देखिए, इसमें एक ही सवाल में आपने काफ़ी सवाल पूछे, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉर द व्यूअर्स आपके जो हैं उनके लिए, मैं थोड़ी उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, उनकी नॉलेज के लिए इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा कि 190 मिलियन पाउंड जो हैं बरतानिया में जब एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था या अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर जो था, कई बैंक अकाउंट्स थे, वहां से वो पैसे रिकवर हुए, पाकिस्तान को वो पैसे मुंतकिल होने थे। जो प्रेस रिलीज भी है नेशनल क्राइम एजेंसी की, NCA की, उसमें भी वाज़े तौर पर लिखा है कि द फंड्स आर सपोज्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू
स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मतलब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में तो नहीं आ सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट से उन फंड्स को डाइवर्ट किया और उनके थ्रू फाइन पे किया गया। जो जुर्माना था वो ऑलरेडी पेड है, तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मेरी इत्तलात के मुताबिक तो वो पैसे एग्जिस्ट अब नहीं करते, क्योंकि वहां से रीराउट किए गए। असल इशू ही ये है कि जो बेनिफिट पाकिस्तान को मिलना था, जो पाकिस्तानी स्टेट को मिलना था, सॉरी बैरिस्टर साहब, लेकिन वो पैसे अगर जुर्माने के थे तो इवेंचुअली तो स्टेट बैंक के पास आने चाहिए थे। मतलब जब काट भी लिए, जब वो जुर्माना भी उससे हो गया, कोर्ट ने कर लिया, उसके बाद वो क्यों नहीं ट्रांसफर हुए? देखिए, मैं इसके ऊपर इतनी जो है कमेंट तो नहीं करूंगा कि बाकी जितना फाइन पे हुआ, ये जो रिमाइंडर पैसे हैं उनके हवाले से ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर रिमाइंडर पैसे हैं तो वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, स्टेट पाकिस्तान की मलकियत है। जो ज़मीन आप बात कर रहे हैं, जो 458 कैनाल्स हैं और उसके साथ साथ 285 मिलियन रुपीस भी इस ट्रस्ट को गए हैं, ये अबव एंड बियॉन्ड या इन एडिशन टू इस सारे मामले के साथ था कि ज़मीन तो चले उन्होंने अलॉट करवाई ये बेनिफिट देने के बाद, और उस पर यूनिवर्सिटी भी बनवाई, लेकिन उसके साथ साथ 285 मिलियन रुपए भी जो है हासिल किए। और जो ट्रस्टीज थे, जाहिर बात है कि ट्रस्टीज मुफ्त में तो काम नहीं करेंगे। जो जो लोग इसके ट्रस्टीज थे, बाशमूल बानी PTI, बाशमूल बुशरा साहिबा, बाशमूल जो है वो फरा गोगी साहिबा या दीगर जो लोग थे, जुल्फी बुखारी साहब या दीगर जो क्योंकि मफरूर भी हैं, उन्होंने तो केसेस को फेस नहीं किया, वो तो यहाँ से भाग गए। और पाकिस्तान उस जमीन का स्टेटस अब क्या है? लगा के जी, उस जमीन का स्टेटस क्या है? क्या वो जमीन अब हुकूमत पाकिस्तान की है या बानी बैरिया टाउन की है? देखें, एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के नाम के ऊपर ये जमीन है, अलकादिर ट्रस्ट, जिसे आम फहम में कहते हैं। रूहानियत के लिबादा ओढ़ने का या कहना कि ये इसमें रूहानियत पढ़ाई जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ, असल जो फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव किया गया है या जो गेन किया गया है या मिस यूज ऑफ अथॉरिटी करके जिस तरह बेनिफिट दिया गया है दीगर कैरेक्टर्स को जिसमें मुलविस हैं, और काबीना से बंद लिफाफों में काबीना की कई मेंबरान, आप देखें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आजम खान साहब जो हैं उन्होंने भी गवाही दी है, परवेज खटक साहब ने भी दी है, और मिर्जा शहजाद साहब जो एसेट रिकवरी यूनिट के हेड थे, जिन्होंने ये तमाम तर मामले को जो है चलाया, बरतानिया गए, वहां से जो है वो एग्रीमेंट किया और फिर बड़े केयरफुली और बड़ी जो बारीक वारदात थी, सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट नंबर दे देना, रजिस्ट्रार का अकाउंट नंबर दे देना और हुकूमत पाकिस्तान का या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का नंबर ना देना। असल जो फाइनेंशियल लॉस पाकिस्तान को हुआ है वो यहाँ पे हुआ है, और फिर उसकी कैबिनेट अप्रूवल ले लेना। जो कैबिनेट अप्रूवल है वहां से जो डील हुई, फिर वजीर आजम उस वक्त के जो थे बानी PTI, उनको बिल्कुल पता था, वो ब्लैक एंड व्हाइट उनको पता था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसीलिए काबीना के मेंबरान के सामने कोई रखा गया। और जो कल के दिन होने को जा रहा है, अब देखिए इसके अंदर काफ़ी सवाल आ गए। एक तो हम अभी से बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन बहुत चमगोइयाँ इस किस्म की हैं जी, सज़ा होगी, बड़ी सख्त सज़ा होगी, बुशरा बीबी को भी होगी, बानी PTI को भी होगी। क्या इस सब मामलात के बाद, जैसे अली ने पूछा आपसे कि जी उस प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है और जो सुप्रीम कोर्ट का पैसे हैं वो उनका क्या स्टेटस होगा, क्या कल के बाद हुकूमत इस पे लाए अमल तय करेगी या अभी तक कोई इसके अंदर आपके अंदर क्लैरिटी है हुकूमत में कि उस प्रॉपर्टी का ये स्टेटस बन जाएगा, उन पैसों का बेनिफिट जो है अब हुकूमत को मिलना शुरू हो जाएगा और सजाएं ये हो जाएंगी? देखिए, आपने बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा। मैं इसमें ये जरूर कहूँगा कि फिल वक्त तो वो प्रॉपर्टी जो है वो मलकियत है अलकादिर ट्रस्ट की। अब वो जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ऑफ कोर्स वो एक लीगल जो है उसकी स्टैंडिंग है। जब फैसला, मैं फैसले के ऊपर कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरी नज़र में ये ओपन एंड शट केस है, और उसकी वजह ये है कि जब आपने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की हो, जब आपने बेनिफिट डिराइव किया हो, वेदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट, और आपके जितने भी इसमें मुल्जमान हैं, कई जो भागे में हैं, मफरूर है, और जो इसमें ट्रायल जिन्होंने फेस किया, तो ये फैसला तो अदालतों का काम है, उन्होंने जो भी फैसला देना है। एक और सवाल होती है नहीं, एक मैं इसमें जरूर अर्ज कर दूं कि ये फैसले के बाद ये चीज डिसाइड होगी कि ये जो मलकियत है इसका क्या होना है और इस ट्रस्ट का क्या होना है, या इसके नाम के अंदर जो वेस्टेड जो प्रॉपर्टी टाइटल है उसका क्या होना है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये जो काबीना
बैरिस्टर साहब, जो काबीना मेंबरान थे जिन्होंने इन बंद दस्तावेजात पर दस्तखत किए बानी पीटीआई की प्राइम मिनिस्टरशिप में, अब तो ऐसा कोई शख्स काबीना का मेंबर नहीं है, या अभी भी उनमें से कई लोग हैं जिन्होंने तब साइन किए और अब काबीना में भी बैठे हैं? देखिए, अभी तो उस काबीना का तो कोई मेंबर नहीं है, और जो लोग हैं, मिर्जा शहजाद अकबर साहब आपको पता है वो किधर हैं, वो मफरूर हैं। जुल्फी बुखारी साहब वो मफरूर हैं। परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने गवाही दी है। बिल्कुल, आजम खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने भी गवाही दी है। जुबैदा जलाल साहिबा ने भी उसमें दी है गवाही। तो ये तमाम तर उनकी काबीना का हिस्सा थे, या उस टाइम उस वक्त की हुकूमत की काबीना का हिस्सा थे। फिल वक्त तो जो काबीना के मेंबरान हैं वो उनसे उनका तो कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब कल फैसला आएगा, और जो भी फैसला आता है, मैं समझता हूँ कानून और आइन के मुताबिक फैसला इंशाल्लाह आएगा, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं अवाम और कौम के सामने एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ये सामने अनफोल्ड होती नजर आएंगी कल फैसला। सर आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, थैंक यू सो मच। तो सर आप कल का इंतज़ार है। बैरिस्टर साहब ने काफ़ी चीज़ों जो है उनके ऊपर रोशनी डाली है, लेकिन जो आई थिंक इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बात अहम है वो यही है, जो आपका सवाल था और मेरा उसके ऊपर फिर काउंटर सवाल था, कि उनका जो स्टेटस है उन जगहों का, वो कह रहे हैं उसके बाद करेंगे उसको डिसाइड, इस सब के बाद यकीनन वो। लेकिन अगेन मेरा ये ख्याल था कि हुकूमती कुछ तो मौक़िफ़ होना चाहिए था कि हम वी इंटेंड टू डू दैट विद मनी। ठीक है, वो जाहिर है फिर फैसले में पता लग सकता है कि कुछ मिलियन ज़्यादा थे या कुछ मिलियन कम थे, या ज़मीन का जो स्टेटस अगर हुकूमत सोच रही थी कि ट्रस्ट को इस एक्ट के तहत हुकूमत अपने सुपरविजन में ले सकती है, जाहिर है वो पता ये लगता कि जी वो एक्ट ये नहीं, वो एक्ट वो है, तो अब ये किया जा सकता है, वो नहीं किया जा सकता। सो अगेन जो बारीकियाँ हैं वो तो फैसले के बाद छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन अभी ऐसा महसूस होता है अनफॉर्चुनेटली कि हुकूमत का कोई खास प्लान है नहीं, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द वर्ड। कल हम भी इंतजार करेंगे उसके ऊपर, नेक्स्ट वीक फिर उसके ऊपर बात भी करेंगे। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर जहाँ से पैसे आए हैं वहाँ पे चलें। सर आपको पता है हमने कल या परसों की थी वो PIA की स्टोरी, जो फ्लाइट गई है टू पेरिस। एविएशन इंडस्ट्री जो है सर वो न्यूज़ साइकिल का हिस्सा रही है बड़ी देर से, लेकिन जो सही सर उसके अंदर जो मसले मसाइल हैं, एक तो PIA अपनी जगह, उसकी प्राइवेटाइजेशन, रूट्स वगैरह अपनी जगह रह गए, और भी बड़े मसाइल हैं। एक तो सबसे बड़ा मसला रहा है पासपोर्ट्स की इशुएंस का। तो वो तो खैर गवर्नमेंट वाज हैप्पी टू रिपोर्ट लास्ट वीक से थोड़ा पहले कि हमने तमाम बैकलॉग जो वीज़ा पासपोर्ट्स का वो क्लियर कर दिया, एक्स्ट्रा टाइम लगा के सब कुछ करके। तो उसके अंदर सर थोड़ी इरेगुलरिटी इस तरह से थी कि एक होता है वीज़ा पासपोर्ट और एक होता है ई पासपोर्ट। तो जो नॉर्मल पासपोर्ट थे आई थिंक जो वॉक इन वाले थे जो कर लिए वो सारे हो गए। आई थिंक जो ई पासपोर्ट होता है उसके ऊपर अभी भी बैकलॉग थोड़ा सा पड़ा हुआ है। सो आई श्योर उसके अंदर कुछ किया जा रहा होगा। अलबत्ता बैकलॉग क्लियर होने की बात की गई, उसके बाद कुछ लोग परेशान थे कि जी हमारा पासपोर्ट नहीं आया। आई थिंक लोड बहुत ज़रा बना हुआ है, तो ये बैकलॉग की बात थी। अब जो आगे से होना है उसके अंदर जो नई खबर हमें पता चली वो ये कि तमाम जो पासपोर्ट इशुएंस वाले दफातर हैं वो 24 घंटे खुले रखने का फ़ैसला किया गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि जिस शख्स ने पासपोर्ट बनवाना है वो ज़रूर बनाए। उसके साथ साथ सर पासपोर्ट तो आपको मिल गया, उसके बाद में वीज़े लगवाने होते हैं। जो सबसे बड़ा इशू चल रहा था वो दुबई UAE के वीज़े का था। उसमें भी एक सर नई खबर आई है हमारे पास कि अब वो रिक्वायरमेंट ये है गालिबन के आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए उस अपने अकाउंट के अंदर। उसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए और आपके पास होटल बुकिंग्स होनी चाहिए है, ताकि उनको गारंटी हो कि ये बंदा आ रहा है और फिर चला जाएगा। तीसरी खबर सर ये है कि बांग्लादेश की तरफ से थोड़ी सी उनकी वीज़ा इशुएंस पॉलिसी पे एक नरमी सी आई है। उन्होंने एक ऑनलाइन वीज़ा की ऑप्शन दी है पाकिस्तान को, और इससे वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश का अगर किसी शख्स ने वीज़ा लगवाना होता था तो वो काफ़ी मुश्किल था, रिजेक्शन भी थी, टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी मसाइल थे। तो वो उसके अंदर भी ईज़ आई है। तो एक तरफ दुबई जो है वो मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, बांग्लादेश की तरफ से नरमी आ रही है, और पासपोर्ट्स जो हैं वो इनकरेज किया जा रहा है लोगों को कि हम 24 घंटे दफ्तर खोल रहे हैं और बैकलॉग भी क्लियर है,
तो आप बनवाएं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है कि 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिसेस खुले हैं। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन का आप इससे हिसाब कि जो अपोजिशन है उनका सबसे बड़ा फ्लेक्स ये है कि जी हम अगर कह देंगे तो बाहर से लोग पैसे भेजना बंद कर देंगे। और इस वक्त जो आपकी हुकूमत है उनका सबसे बड़ा फ्लेक्स क्या है कि देखें जी, इन्होंने कह के देख लिया, पैसे फिर भी आ रहे हैं, बल्कि पिछले महीने से 6% बढ़ गए हैं। यानी कि दोनों अपोजिशन और हुकूमत का टोटल फ्लेक्स है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को लेके ही है। सो आप अगर फिर जितना हो सके फैसिलिटेट कर सकें, लोगों को बाहर भिजवाने में करें। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो एक रेड टेपिज्म है जो कि कारोबार को लेकर है, वो लोगों को बाहर, वो हर चीज़ जिसमें सरकार बीच में आती है ना, उसमें मसला हो जाता है। अब कोई नई चीज़ नहीं है, बड़े अरसे से है प्रोटेक्टर स्टैंप। ठीक है कि अगर कोई शख्स है जिसके पास बाहर का वर्क वीज़ा है तो उसको जाने से पहले प्रोटेक्टर स्टैंप लगवानी है। प्रोटेक्टर स्टैंप जी, वो होता है कि जी वो अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ बाहर हो गया तो वो कुछ शायद लाख रुपया या कितने रुपए आपके इधर घर वालों को दे देते हैं। अगेन वो ब्यूरोक्रेटिक है बहुत ज़्यादा। ये सारा काम ऑनलाइन हो सकता है, फिज़िकली बुलवा के धक्के खिलवा के एक दिन में पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। सो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने लोग ऐसे शोबों से, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं सरकार के, जिससे लोगों को बाहर जाने के लिए जिनसे डील करना ज़रूरी है, इनको आप ज़्यादा वेट किया करें रखने से पहले। अगेन यहाँ पे पाकिस्तान में वैसे तो रिवाज नहीं है कुछ लिए दिए बगैर काम होने का, लेकिन वो एक छोटा मसला है। ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनको पता हो कि ये हम खिदमत कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि आप किसी को मछली खिला दो तो आप उसके एक दिन काम आए हो, आप किसी को मछली पकड़ना सिखा दो तो आपने उसकी ज़िंदगी की सारी टेंशन सॉल्व कर दी है। सो अगेन अगर कोई शख्स आपकी यहाँ पे होता है कि जी वो आप ड्यू डेट से एक दिन पहले चले गए तो वो कहते हैं पहले किधर थे, पहले क्यों नहीं आए। और भाई छोड़ो, उससे जो भी गलती हो गई आप थोड़ा सा भाग दौड़ के उसका काम करवा दो। आपने अगर किसी को बाहर भिजवा दिया, उस बेचारे बच्चे की ज़िंदगी बन जाएगी, वो पूरी ज़िंदगी आपको दुआएं देगा। ठीक है, तो आप अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं बाहर भेजने में तो वो करें, बजाय कि आप मसला क्रिएट करने में। जहाँ तक दुबई की बात है, दुबई यही कह रहा था कि जी हमने आपको बड़ा कन्वीनियंट रखा आपके लिए हमेशा से कि यहाँ पे तो फैक्स पे वीज़े आ जाते थे बगैर बैंक स्टेटमेंट के। अब हम भी वही करेंगे जो पूरी दुनिया करती है कि हम आपके कागज़ देखा करेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखा करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिकॉज यहाँ से आपको पता है कि बहुत सारे मसले वहाँ पर हुए, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, हम पिछले एपिसोड्स में कर चुके हैं। बाकी ये ज़्यादा बंद तो नहीं रह सकते थे, खुले तो रहने थे। उसकी वजह ये कि जिस तरह हमारी दुबई मजबूरी है, उनको भी हम ज़ाहिर है चाहिए हैं, क्योंकि मतलब अभी जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होल्डिंग हमारी है, पाकिस्तानियों की है दुबई में। सो वो वाली चीज़, और लेबर ओरिएंटेड काम भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, और लेबर ओरिएंटेड काम भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरे जो पहली वाली से जो पासपोर्ट्स वाली थी उस पर आप बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूँ, फैसिलिटेट करना चाहिए सर। और उसके अलावा सर और बड़े मसले होते हैं। एक तो ये प्रोटेक्टर स्टैंप वाली आपने आज बात बताई है, उसके साथ साथ जिन लोगों ने किसी प्रोफेशनल ओरिएंट काम पे जाना होता है, उनकी डिग्रीज़ जो होती हैं, वो डिग्री जो है वो बड़ी वेरीफाई करानी होती है। वो एक तो HEC का खैर से इक्विवेलेंसी कह लें उसको, अगर आपकी डिग्री किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से है तो फिर उसका और मसला है, अगर किसी यहाँ की यूनिवर्सिटी से है तो वो इतने चक्कर लग जाते हैं कि आई एम श्योर इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। वैसे ही और बड़ी चीज़ों में आपको डोमेस्टिकली भी इक्विवेलेंसी चाहिए होती है डिग्री की, तो इस चीज़ को ज़रा मज़ीद आसान बनाएं और लोगों के लिए इसके अंदर आसानी पैदा करें। बाकी सर ये जो सर एक इशू क्रिएट हुआ था आज से कुछ महीने पहले, जब 2024 में एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग मुल्क से बाहर गए। अच्छा, अब उसके अंदर ख़बरें ये थी जी ब्रेन ड्रेन है, लोग जो हैं वो छोड़ के इसलिए जा रही हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो बात अपनी जगह शायद सही हो, अलबत्ता आप किसी को ये तो नहीं कह सकते कि जी आपको हम नहीं जाने देंगे। अगर उस शख्स के पास पासपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी है, वीज़ा है, वहाँ पे कंपनी बुलाना चाह रही है, ही हैज़ एवरी राइट टू गो। रुकावट क्या होती है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि यू मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज। आप उसके लिए इतने अच्छा माहौल कर दें कि उसको ना जाना पड़े तो फिर ठीक है। दूसरी चीज़, आपने बीच में बांग्लादेश वाली बात की, अपेरेंटली तो बड़ी खुशाइन बात है, पूरी दुनिया में किसी जगह के लिए भी वीज़ा ईज़ बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा उसको भी अगर आपने उस निगाह से देखना है ना, देखें पाकिस्तानी बांग्लादेश जाएंगे,
बांग्लादेश अगेन आपने देखा होगा, सुना होगा, कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिहाइयों से बहुत तरक्की कर रहा है इकोनॉमी के फ्रंट पे। तो वो इकोनॉमी के फ्रंट पे कैसे तरक्की कर रहा है? क्योंकि वो वहाँ पे आपको पता है टेक्सटाइल का काम बहुत चल रहा है, वहाँ पे विमेन वर्क फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जाहिर है रेड टेपिज्म कम होगा। अब यहाँ से जब हमारे लोग जाएंगे, वहाँ पे जाके देखेंगे तो शायद यहाँ से बहुत अमीर लोग उसके बाद अपनी फैक्ट्री वहाँ पे मूव करना जो है कि ख्वाहिश करें। तो अगेन देखें, एक्सपोजर जब भी बाहर निकलेंगे लोग, उनका एक्सपोजर बढ़ेगा। और अब हमारी सरकार को ये समझना चाहिए कि लोग बाहर भी आते जाते हैं, लोगों के पास टिकटॉक भी है, लोगों के पास मोबाइल फ़ोन भी है। अब हमें रेड टेपिज्म ख़त्म करना पड़ेगा अपने मुल्क से, वरना लोग, अभी तो हम देख रहे हैं कि नौकरी के असूल में बाहर जा रहे हैं, फिर लोग अपना पूरा कारोबार सेटअप भी उठा के बाहर जाना शुरू कर सकते हैं। सर बांग्लादेश के अंदर तो मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश और चंद अफ्रीकन जो ममालिक हैं वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज पाकिस्तानी शिफ्ट हो चुकी हैं, वहाँ से काम हो रहा है, वहाँ पे ये कर रही, मतलब ये अब अगर तो मज़ीद ईज़ आ रही है। और वो कह रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट कंड्यूसिव आपकी कंपनीज़ के लिए, और किसी कंपनी को समझ आती है उस चीज़ की, तो वाई वुडंट दे, नंबर वन। और सर देखें, दूसरी तरफ दुनिया जो है वो चेंज हो रही है। एक ये बॉर्डर्स वाली जो चीज़ है ना, और जो बिज़नेस वाली चीज़ जो है वो अब, पहले डेफिनेटली कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते थे, लॉजिस्टिकल इश्यूज़ होते थे, वर्कफोर्स ट्रेनिंग के इश्यूज़ होते थे। अब तो हर चीज़ आप पहले अपनी प्रोडक्ट निकालने से पहले उसको मेटिकुलसली प्लान कर सकते हैं थ्रू द ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन एंड लॉजिस्टिक्स। सो अब कोई भी शख्स जो है उसको अगर महदूद करके सोच रहा है कि जी मैं यहाँ पे, दादाजी ने यहाँ बिज़नेस लगाया था तो और वालिद साहब ने भी यहाँ लगाया था तो मैं भी बस यहाँ रहूँगा, तीसरी जनरेशन ये नहीं सोचती। यकीनन सर, बिजनेस जो है ना वो बिल्कुल मुमालिक की तरह होता है। आप जब भी उसे देखेंगे ना, या तो वो ऊपर को जा रहा होगा और या फिर वो नीचे को आ रहा होगा। वो जो होता है ना कि जी वो कारोबार जो है पिछले 10 साल से एक जगह पे खड़ा है, ये मुमकिन ही नहीं है। ये लॉस है इफेक्टिवली, ये इफेक्टिवली लॉस है। और अगेन इसलिए कोई कारोबारी शख्स अगर ये देखता है कि मुझे अपने कारोबार को फैलाने के लिए मुल्क से बाहर जाना है, तो ना सिर्फ ये कि ये उसके लिए ज़रूरी है, ये आपके मुल्क के लिए भी फ़ायदे की बात है। बिल्कुल सर, मुल्क के फ़ायदे के लिए बात है। अगेन हमने कल के रोज़ ही बात की थी कि जो रिमिटेंसेज हो रही हैं, जो एक शख्स जाता है वो सबको थोड़ी सा साथ लेके जाता है, फिर रिमिटेंसेज भी आती हैं, उसका मुल्क भी फ़ायदा उठाता है। तो ये सारा एक सिस्टम है जो चल रहा है। और कुछ लोग तो हमारी इकॉनमी कहते हैं, हमारी जो बैकबोन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेमिटेंसेज है। तो इस चीज़ को इनकरेज करें। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। तो सर एक और ख़बर हमारे पास है, ये लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। लाहौर के अंदर कई सर स्पॉट्स हैं जहाँ पे फैमिलीज जाती हैं, बहुत ज़्यादा जाती हैं, बहुत ज़्यादा विज़िट करती हैं। उनमें से एक लाहौर का चिड़ियाघर है। तो हमेशा से सर इसकी एक बड़ी रीज़नेबल प्राइस रही है, एक रीज़नेबल चीज़ रही है, और मैसेज को एक चीज़ अट्रैक्ट करती है। ख़ास तौर पे छुट्टी के दिन होती हैं, ईद वगैरह पे, और बाकी छुट्टियों पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे लोगों की। और इसके ऊपर मेहनत भी होती रहती है, नई अट्रैक्शंस इंस्टॉल होती रहती हैं। जो जानवर वहाँ पे हैं उनकी भी जो उनका देखभाल जो है, खाना पीना सारा, मतलब एक्सपेंसिव प्रॉस्पेक्ट है। तो हम बड़ा सेफ़ टू से कि हुकूमत इसको सब्सिडाइज़ करती है, क्योंकि टिकट प्राइस जो है वो उस तरह से कवर नहीं कर सकती इतना ज़्यादा खर्चा। ये मेरी अजम्पशन है, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई थिंक मैं सही बात कर रहा हूँ। अब सर इसको एक लीज़ पे देने का एक फ़ैसला किया गया एक प्राइवेट कंपनी को, जो आई थिंक 3 साल के लिए इसको चलाएगी। तो उसके बाद ही सर इसकी जो नई प्राइसिंग है वो सामने आई। तो उसको उन्होंने बेसिकली ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आपने सिर्फ सैर करनी है तो 100-200 रुपये हैं, अगर आपने कोई चीज़ देखनी है उसके अलग पैसे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एवरी का और है, जहाँ पे वो सांप होते हैं वो और है, वर्चुअल रियलिटी का और है। तो इसकी टोटल जो किसी शख्स अगर चला ही गया वहाँ पर, उसने टोटल उस जगह को एंजॉय करना है, मतलब विद एवरीथिंग, वो 1100 रुपये होगी सर टिकट उसकी। तो अगेन ये खबर हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे कॉमन मैन जो है उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि भाई हमारी एक आउटिंग है, हमने कोई एक बंदे ने तो नहीं जाना ना 1100 रुपये खर्च के खुद अकेले घूम फिर के, पूरी फैमिली जाती है उसके अंदर सबकी टिकट अलग-अलग। सो अगर फैमिली और 7 है तो मतलब 7,700 रुपये सर लग गया आपको चिड़ियाघर जाने के लिए। तो इट डजंट मेक फाइनेंशियल सेंस। अच्छा, उसके साथ साथ इधर जो
अट्रैक्शंस वगैरह सारी हैं वो मोर और लेस सेम है, लेकिन उसके अंदर एडिशन हुई है। तो अब ये प्राइवेट कंपनीज़ का सर, हम जैसे स्कूल्स प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, एयरलाइन प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, इसको लीज कर दिया है, ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है जो सब प्राइवेटाइजेशन के हक़ में है, फिर वो सब्सिडी जो है वो ख़त्म हो जाती है। फिर आपने जिस भी जगह जाना है, आपने उसकी जो मालिक उसका है फॉर 2 ईयर्स हो 3 ईयर्स हो, उसने फिर अपनी कीमत रखी क्योंकि उसने निकालना है उसमें से प्रॉफिट। हुकूमत का ये मेन मोटिव नहीं होता। बिल्कुल सर, अमूमन होता ये है कि आप कोई भी टॉपिक डिस्कस करें तो उसमें बड़ा हम ब्लैक और वाइट तरीके से बता सकते हैं अक्सर कि ये ठीक है और ये गलत है, लेकिन ये जो है ना एक ऐसी स्टोरी है जिस पे कोई हम अपना भी अभी तक मेकअप नहीं कर सके माइंड। उसकी वजह जैसे से आपने फरमाया कि आप ईद पे, क्रिसमस पे, दीगर हॉलीडेज़ पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता है चिड़ियाघर में। और कभी हम शाज़ो नादिरी सुनते हैं कभी अशराफिया से कि जी हम चिड़ियाघर गए हुए थे। बेसिकली ये गरीब लोगों की एंटरटेनमेंट है, तो आप बेसिकली गरीबों से उनकी एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पूरी दुनिया में ज़ू का टिकट महंगा है। और पूरी दुनिया में ज़ू का टिकट महंगा क्यों है? क्योंकि अगर आप वो जानवर जिनको आपने उनके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर दिया, उनकी अगर आप सही मानों में देखभाल करना चाहते हो कि आपको ये गिल्ट ना हो कि मेरी वजह से जानवर जो है ये कितनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उसके लिए आपको जितना ख़र्चा करने की ज़रूरत है वो तभी आ सकता है जब आप टिकट महंगी रखें। महंगा प्रोस्पेक्ट है। अब यकीनन मतलब आप जिस तरह से फरमा रहे हैं कि हुकूमत सब्सिडी देती है, लेकिन फिर वही बात है कितनी देती है। मतलब अगेन वो इतने ज़्यादा पैसे दे पाती है कि जिसमें जानवरों की अच्छी अपकीप हो सके, या वो कम ही देती है? अगर वो कम ही देती है, मतलब अगेन सर मैं और आप तो बुनियादी तौर पे जूज़ के ही हक में खिलाफ है, लेकिन अब चूंकि वो एक है और अगेन हम ये खुद कह रहे हैं कि जी वो गरीब लोगों की एंटरटेनमेंट है। सर हमने खबरें भी सुनी है कि कुछ जानवर वहाँ पे जो हैं, जैसे शेर है वहाँ का, मतलब और दीगर जो है वहाँ पे, उनकी नरिशमेंट जो है उस तरह से नहीं होती। उनको फिजिकली देख के पता चलता है कि ये ठीक नहीं है मामला। नरिशमेंट के अलावा बहुत सारे जानवर डिप्रेशन में हैं। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल वो अकेले वहाँ पर हैं इनक्लोजर में, उनका कोई साथ है ही नहीं। तो बहुत से मसाइल हैं, और ये सिर्फ लाहौर ज़ू में नहीं, मतलब कराची ज़ू में, दीगर और पाकिस्तान के जो चिड़ियाघर हैं वहाँ पे आपको ये मसाइल मिलेंगे। तो अगेन अब अगर एक तरफ आप चाहते हैं कि जानवरों की देखभाल हो तो टिकट महंगी करनी बनती है, दूसरी तरफ अगर आप चाहते हैं कि गरीब शख्स के पास कुछ तो हो करने के लिए, तो फिर उसमें ये टिकट अगर आप बढ़ाएंगे तो मसला होगा। जैसे आपने कहा 1100 का, तो मतलब ये है आप महंगे तरीन अगर चले जाएं मल्टीप्लेक्स में तो उसकी टिकट भी 750 रुपये से ऊपर नहीं है। वो और बात है कि वो बैंक कर रहे होते हैं कि अच्छा लोग आके पॉपकॉर्न खरीदेंगे या सोडा खरीदेंगे तो उससे हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। यहाँ भी सर होता होगा, ये खर्चा तो लहदा होगा इंश्योरेंस से। ये खर्चा लहदा होगा। देखें अब बड़ा अरसा हो गया, जब मैं कॉलेज से बंक मार के चिड़ियाघर जाया करता था तो वहाँ पे कैंटीन भी सब्सिडाइज थी। तो अभी भी खैर ऐसे ही होगा, क्योंकि ये तो अभी देने लगे हैं ना, अभी दिया नहीं है। बल्कि हुकूमत ने थोड़े दिन पहले एक ऑलरेडी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि हुकूमत एंट्री फीस और सांप घर की फ़ीस सबसे ले रही थी एंट्री के ऊपर। सो जिसने सांप घर नहीं भी देखना था तो उससे भी 200 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे। इस पर भी लोगों ने एहतजाज किया। तो आप सोचें कि अभी जब 300 से 1100 पे जाना है तो क्या होगा। सर बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सर आपने जो बात की कि उनकी देखभाल के लिए एक अमाउंट लगती है, और जाहिर है जो शख्स प्राइवेट सेक्टर में कुछ चीज़ पब्लिक सेक्टर से शिफ्ट होती है तो उसके अंदर बेहतरी इस लिहाज से आती है कि उसकी जो अपकीप है वो बेहतर हो जाती है, उसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा आ जाती है। लोग वो एक सर्टन, जैसे आपने शराफिया का जिक्र किया, उनको शायद अट्रैक्ट करे। ये अब जो कमर्शियल बिजनेस के अंदर जा रहा है गवर्नमेंट के साथ शख्स, ये तो उसका अब व्यू पॉइंट है ना कि उसने वही जो कैश का हुआ है उसको मिल्क करना है और ख़र्चे कम करने हैं अपने, या उस कैश को बढ़ाना है और अखराजात भी मैनेज करने हैं। क्योंकि सर इस पे तो फुटफॉल भी बहुत मुतासर होगी ना। लोग मतलब इस तरह मतलब उठ के नहीं कहेंगे जी कि चलो जी आज चिड़ियाघर जाते हैं, क्योंकि 10-12 हज़ार रुपये का खर्चा जो है बैठे बिठाए वो हर बंदे की बस की बात नहीं। इवन शराफिया का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी 2-3 दफ़ा शायद कोई सोचे शख्स कि यार इससे बेहतर है हम कोई और एक्टिविटी कर लें जो इतने पैसों में हो जाएगी। तो है एक डिफरेंट प्रोसेस। और वैसे भी जिस तरह अक्सर आप ऐप्स जब डाउनलोड कर रहे होते हो ना प्ले स्टोर से, तो उसमें लिखा होता है फ्री और नीचे छोटा सा लिखा होता है इन ऐप परचेजेस। सो अगेन वो बुरा तो लगेगा ना बेचारों को, जो लोग अंदर गए होंगे। मतलब 100 रुपये का बेसिक टिकट लेके आप अंदर चले गए, लेकिन हर इनक्लोजर के बाहर
आपको पता है कि अब आप इसके अंदर नहीं जा सकते। सो बिल्कुल ये एक सुपरफिशियल सा एक एक्सटीरियर का आप अंदर चक्कर लगा सकते हो। तो अगेन सर बहुत ही हम, क्योंकि पाकिस्तान अब एक ऐसे 77 साल के बाद, मतलब 77 साल हमने सब्सिडीज़ भी इंजॉय की, हमने काम भी कोई ख़ास नहीं किया, हमने दुनिया से एड भी ली, लोन भी लिए, सब कुछ किया। अब आके वो टाइम आ गया है कि पूरी दुनिया ने हम पे से हाथ उठा लिया है। अब अगले कुछ साल बल्कि कुछ दिहाइयाँ मुश्किल ही हैं, मतलब हम कान ऐसे पकड़ लें या वैसे पकड़ लें, अब हम अपनी मुश्किल कम नहीं कर सकते। जिस तरह हमने 77 साल शायद बहुत मज़े में गुजार दिए हैं, अब अगले कुछ दिहाइयाँ हमें तंग होना पड़ेगा, और इसी तरह हम बैठ के बात करके तो नतीजों पे पहुँचेंगे कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या अशराफिया के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं, क्या हम गरीबों के लिए दे रहे हैं। अभी भी तो देखें ना इस वक्त कितना बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में 17 अरब रुपए से ज़्यादा सब्सिडी तो सिर्फ अशराफिया के लिए जा रही है, गरीबों के लिए नहीं जा रही। आज के दिन में ये पता लग रहा है कि हुकूमत जो प्रॉपर्टी परचेज़ करने पर विद होल्डिंग टैक्स है वो कम करने लगी है, यानी कि जो आपका रियल इस्टेट सेगमेंट है उसने हुकूमत को अपने घुटनों पे गिरा दिया है। और दूसरी तरफ जो आपका तनख्वाहदार तबका है जो कि बेसिकली मुल्क को चला रहा है, उनको कोई सहूलत नहीं मिल रही, कोई रिलीफ नहीं है सर। इस बजट में जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ की हैं उनके साथ तो बुरे असर हो गए उसके, और प्रॉपर्टी को आप लेकिन नहीं छेड़ पा रहे हैं। मतलब जो आपने थोड़ा सा टिंकरिंग की थी वो अब आप कह रहे हो कि जी हम वापस करने सर। वो तो देखे ना, ये भी अगेन हमें एक फॉल्स नोशन थोड़ी सी बताई गई थी, हमेशा से की थी। यहाँ पे असल इकोनॉमी का सिनेरियो जो है वो चलेगा ही इस वजह से जब प्रॉपर्टी बूमिंग होगी। क्यों भाई, मतलब वो एक हिस्सा क्यों नहीं हो सकता उसका कि यही वाहिद खैर है। लोगों की परचेजिंग पावर ख़त्म हुई, लोगों को इंटरेस्ट रेट जब ऊपर गए, लोगों ने बैंकों में पैसा रखा दिया, प्रॉपर्टी में नहीं रखा। अब हाँ, वो पैसा मूव कराने के लिए फ्रॉम द बैंक वो निकाल के प्रॉपर्टी में लाने के लिए ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। लेकिन आपकी बात वो ठीक है, फिर प्रॉपर्टी वालों ने कहा जी कि अब हमारी जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल। दूसरी एक और चीज़ ये है कि स्पेकुलेशन आप एक ख़ास हद तक ही कर सकते हो ना। शुरू में क्या था कि स्पेकुलेशन हो रही थी, लेकिन जो बायर था वो भी मार्केट में मौजूद था। अब इस वक्त आप सिर्फ लाहौर शहर की अगर एग्जांपल ले लें, जितनी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, जितनी नई सोसाइटियाँ कट चुकी हैं, जितना सारा कुछ हो चुका है, इतनी तो अभी ज़रूरत ही नहीं है। अब कितना कुछ स्पेकुलेट कर लेंगे, रियल बायर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सर बिल्कुल, रियल बायर एग्जिस्ट नहीं करता। ये अगेन टॉपिक फॉर वाइडर डिस्कशन ऑन द अदर डे। बट सर इस वक्त जो भी शख्स जो है इसकी फैमिली जो है वो एक्सपेंड हो रही है, वो कह रहा है इधर ही फिट होते हैं, किसी नई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल सर हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।